दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम गुलाम वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो इल्तुतमिश इनका जो है पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है और ये इनका जो कार्यकाल है वो 1210 से 1236 ईस्वी जाता है। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका विवादित पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा। हम लोग जानते हैं विवादित पुत्र इसलिए कि उस समय के जो है समकालीन लोग हैं जुबैनी ये स्पष्ट करते हैं कि ऐबक को कोई पुत्र नहीं था, एक। और दूसरा जो मिन्हाज उसराज तत्कालीन इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ऐबक को जो है 3 बेटियां थी और उसमें से एक का विवाह इल्तुतमिश से, दूसरे का कुबाचा से और तीसरी की जो मृत्यु हो गई थी। और दोनों में से कोई भी जो है पुत्र की चर्चा नहीं करते, पुत्र का चर्चा नहीं करता है। इससे ऐसा विदित होता है कि कहीं ना कहीं जो है शायद ये आराम शाह जो है इनका पुत्र नहीं था। आराम शाह के गद्दी पर बैठने से अमीर जो है विद्रोही होने लगे और वो जो है स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। और जैसे सिंध में जो है कुबाचा ने सिंध पर अधिकार कर लिया और बंगाल में जो खलजी मलिक हैं इन्होंने भी जो है विद्रोह को अंजाम दिया। ऐसे में दिल्ली के तुर्क सरदारों और जनता के अनुरोध पर इल्तुतमिश जड नामक स्थान पर आराम शाह को हराकर दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जानना कि इल्तुतमिश जो है ये इलवरी जाति के तुर्क थे, ये पूछा जाता है। इनके पिता का नाम इलम खां, ये जनजाति के सरदार थे और ऐबक के गुलाम थे। कौन? इल्तुतमिश। 1200 में ग्वालियर का अमीर बनाया जाता है और बाद में चल के इनको जो है बदायूं का गवर्नर बनाया जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। ये खोखर के विरुद्ध जो युद्ध होता है जो गौरी का 1205-6 में, इस युद्ध में जो है बहादुरी का प्रदर्शन किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा और गौरी के द्वारा ये कहा जाता है कि इनको दास्ता से मुक्त कर दो। ये आदेश दिया जाता है गौरी के द्वारा कि इनको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसके बाद जो है उनको दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में अप्रैल में होता है। जब वो बयाना के अभियान पर जाते हैं उस समय वो बीमार पड़ते हैं और जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका संक्षेप में एक जीवन परिचय। इसके बाद हम लोग देखें जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल है, इल्तुतमिश का शासनकाल ये 1210 से 1236 और इनके शासनकाल को भी जो है 3 भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। जैसे 1210 से 1220 इस समय ये अपने विरोधियों का क्या करते हैं? दमन करते हैं। 1221 से 1227 के बीच मंगोल आक्रमण के खतरे का जो है ये सामना करते हैं और 1228 से 1236 के बीच अपनी व्यक्तिक और वंशी सत्ता को जो है संगठित करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। कैसा करते हैं हम लोग इसको जो है आगे देखेंगे। इल्तुतमिश की जो है प्रारंभिक समस्याएं देखें क्या क्या थी समस्याएं। तो इनकी प्रारंभिक समस्या जो आंतरिक और वैदेशिक या बाह्य दोनों तरह की थी और दोनों समस्याएं क्या थी? बहुत कठिन थी। आंतरिक समस्या को अगर हम लोग देखें तो आंतरिक समस्या में ये कुतबी और मुइज्जी मतलब गौरी के ये जो सरदार थे पहले से, ये जो है विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा इनको जो है दबा दिया गया। और दबाने के साथ इल्तुतमिश को ऐसा महसूस हो गया, इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों के ऊपर जो है विश्वास नहीं करते हुए अपने 40 गुलाम, खुद के 40 गुलाम सरदारों को जो है, सरदारों का एक गुट बनाया, एक संगठन बनाया और उसको जो है तुर्कान चहलगानी कहा गया, जिसको चालीसा या चरगान भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा अगर वैदेशिक शक्ति देखना है तो गजनी का यालदौज, सिंध का कुबाचा और लखनऊती का जो है अली मर्दान, ये भी जो है चुनौती पेश कर रहे थे किनके लिए? इल्तुतमिश के लिए। चलिए आगे हम लोग देखें कि जो है इनका जो कार्यकाल है, हर एक कार्यकाल को अलग अलग बांट के हम लोग देखेंगे कि किस कार्यकाल का वो जो है किस तरह से जो है ये करते हैं, सामना करते हैं। प्रथम जो काल है, प्रथम काल ये 1210 से 1220 के बीच का है। इस समय चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शाह को उसके राज्य से खदेड़ कर भगा दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। ये कैसे, क्या क्या, कौन कौन सा किसका राज्य है, इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे मैप के जरिए, जो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन पहले इसको आराम से थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। चलिए
इसके बाद क्या हुआ, ख्वारिज्म शाह ने याल्दोज को जो है गजनी से खदेड़ दिया। चंगेज खान ने खदेड़ा ख्वारिज्म शाह को, ख्वारिज्म शाह ने खदेड़ दिया किसको, याल्दोज को, और उसके जो है राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और याल्दोज भी जो है चुप नहीं बैठा है, याल्दोज ने जो है कुबाचा को खदेड़ कर लाहौर से भगा दिया और उसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया। यही नहीं, याल्दोज यहीं नहीं रुका, और याल्दोज यहाँ से जो पंजाब की तरफ बढ़ता है और पंजाब और थानेश्वर पर भी अधिकार कर लेता है, कौन, याल्दोज। और उस स्थिति में, अब उस स्थिति में उसका सामना किससे होना है, उसका सामना होना है जो है इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश जो है तराइन के मैदान में टकराता है। तराइन का तीसरा युद्ध होता है। देखिए, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है, ये होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन ये तराइन का तृतीय युद्ध कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है, ये 1215 और 16 के बीच किसके बीच होता है, ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच होता है। ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच होता है, जिसमें जो है याल्दोज को पराजित करके उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इनका जो दोहरा विजय, ये जो है ये दोहरा विजय था किसके लिए, इल्तुतमिश के लिए। कहना है, मानना है किसका, के निजामी साहब का, पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। इल्तुतमिश के लिए ये दोहरा विजय कैसे, शायद देखें, उसकी सत्ता को ललकारने वाला सबसे भयंकर शत्रु कौन, याल्दोज, उसका जो है विनाश हो गया। साथ ही साथ गजनी से अंतिम रूप से संबंध जो विच्छेद हो गया। ये गजनी, क्योंकि आप जानते हैं कि गौरी गजनी का ही रहने वाला था और गजनी का शासक था याल्दोज, तो ये जो उसके हिसाब से ये दावा करते रहता था कि दिल्ली सल्तनत में कहीं ना कहीं किसका भाग है, वो भाग है किसका, जो है गजनी का ही। और जब इसको पराजित करके इसको मार दिया तो इस समस्या से इनको जो है निजात मिल गई, समाधान मिल गया। इसके बाद जो है, इसके बाद ये कुबाचा की बारी आती है। कुबाचा भी अपने आप में बड़ा महत्वाकांक्षी, और ये जब ये दिल्ली पर शासन करते हैं इल्तुतमिश, उसी समय जो है गड़बड़ी की स्थिति में ये लाहौर पर जो है अधिकार कर लेते हैं। हालांकि उनका लाहौर पर शासन करने का अधिकार जो है मान लिया जाता है, लेकिन वो सरहिंद या तबरहिंद या भटिंडा के ऊपर जो है वो अधिकार करना चाहता था, कौन, कुबाचा। अब उस स्थिति में जो है इनका टकराव होना जो है इल्तुतमिश से जो है लाजमी है। और वो टकराते हैं कब, ये 1217 में जो है टकराते हैं, और अभियान किया जाता है किसके विरुद्ध, कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश, ये कुबाचा जो है भाग खड़ा होता है, पीछा करके उसको पराजित किया जाता है, परंतु पूरी तरह से उसको कुचला नहीं जाता है। क्यों, इसी समय मंगोल आक्रमण का जो खतरा है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है मंडरा रहा होता है, मंगबरनी की वजह से। ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग आगे भी देखने का कोशिश करेंगे। कुबाचा को हराने के बाद इल्तुतमिश ने लाहौर का जो शासक अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को घोषित कर दिया और फिर जो है दिल्ली वापस लौट गया। इसको फिर से हराया जाता है ये 1227-28 में, उसको हम लोग देखेंगे फिर से आगे। चलिए, इनका जो द्वितीय काल है, द्वितीय काल जो है ये 1221 से 1227, इसमें क्या होता है, चंगेज खां जो है, चंगेज खां के डर से ख्वारिज्म शाह के जो पुत्र हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर जो है आ जाते हैं, आधमकते हैं, और इल्तुतमिश से जो है शरण की मांग करते हैं, संरक्षण की मांग करते हैं। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को जवाब भिजवाया कि यहाँ की जो जलवायु है वो आपके उपयुक्त नहीं है। मतलब साफ है, सीधा नहीं कह के जो है घुमा के बात कह दिया गया कि हम आपको संरक्षण नहीं देंगे। शायद चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास दूत भेजकर मंगबरनी को सहायता न करने का जो है वो कहा था, इसलिए जो इल्तुतमिश ने सहायता, ये लेकिन ये शायद है। 1228 ईस्वी में मंगबरनी जो है भारत से चला जाता है, और इस तरह से भयानक मंगोल आक्रमण का जो खतरा है वो भी टल जाता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग जो यहाँ पर देखा, सबसे पहले देखिए ये मंगोल इस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर चाइना के इधर मंगोल, और ये जो क्षेत्र है ये ख्वारिज्म शाह का क्षेत्र है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ख्वारिज्म शाह का क्षेत्र है, और ये जो है मंगोलों का क्षेत्र है। तो मंगोल ने जब चंगेज खां आया तो चंगेज खां ने क्या किया, ख्वारिज्म शाह को उसके क्षेत्र से जो है वो खदेड़ दिया। जब उनको खदेड़ दिया तो वो जो भागे कहाँ चलाया, वो भागे चलाया गजनी, और गजनी पर शासन कौन कर रहा था, याल्दौज को। जब गजनी को यहाँ से खदेड़ दिया तो गजनी फिर यहाँ से भागा कहाँ, या लाहौर जो उस समय कुबाचा के कब्जे में था, लेकिन कुबाचा को वहाँ से भागना पड़ा। और इतना ही नहीं,
अब चूंकि इधर का राज्य इनका छिन गया था, किनका, यल्दौज का, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी निगाहें किसके ऊपर थी, दिल्ली के ऊपर थी। और उस स्थिति में इल्तुतमिश का सामना होता है किससे, तराइन के मैदान में यल्दौज से, और यल्दौज को यहाँ से बुरी तरह से जो है हरा दिया जाता है। और इस तरह से जो एक गजनी का एक जो दावा था बार बार, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब बाद में चल के ये कुबाचा को भी जो है कुचल दिया जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। पहले अभी जो है उनको 17 में पराजित किया गया, लेकिन बाद में पूरी तरह से कुचल दिया जाए। तो ये एक आपके लिए एक मैप डिजाइन किया जानबूझ करके, कि ताकि अगर आप मैप के माध्यम से, यहाँ पूछा जाता है मैप के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो आपको समझ में जो है ज़्यादा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोग तृतीय कार्यकाल को देखें, जो है इल्तुतमिश के तृतीय कार्यकाल को। तो तृतीय कार्यकाल जो है, तृतीय कार्यकाल का समय ये 1228 से 1236। सबसे पहले इसमें देखें हम लोग बंगाल अभियान। बंगाल का जो शासक था वो था अली मर्दान, वहाँ का जो गवर्नर था, नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था, लेकिन उनकी जो है हत्या हो जाती। हत्या होने के बाद 1211 ईस्वी में बंगाल का शासक, बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। किसको, हुशामुद्दीन इबाज खिलजी को गवर्नर बनाया जाता है। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्वतंत्र घोषित करते हुए अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान गयासुद्दीन। ये उपाधि धारण करके उसने क्या किया, बिहार में अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए जाजनहर, तिरहुत, बंग और कामरूप जैसे राज्यों से जो है खिराज वसूल किया। खिराज मतलब जो है भूमि कर वसूल किया। किसने, ये हुशामुद्दीन इबाज खिलजी ने। उसके बाद जो 1225 में क्या हुआ, इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया। इसमें जो हिसामुद्दीन इबाज खिलजी जो है वो बिना युद्ध किए हुए ही उनकी जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनको जुर्माना भी देते हैं। लेकिन इल्तुतमिश के वापस जाते ही बंगाल का मुख्ता, इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ का जो मुख्ता नियुक्त किया गया वो मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। मलिक जानी को जो है फिर से ये हिसामुद्दीन इबाज खिलजी के द्वारा जो है पराजित कर दिया जाता है, और बंगाल का एक बार फिर से जो है स्वतंत्र शासक बन जाता है। कौन, हुशामुद्दीन इबाज खिलजी। ऐसे में इल्तुतमिश का जो पुत्र है नसरुद्दीन महमूद, वो 1226 ईस्वी में फिर से जो है बंगाल का अभियान करते हैं, और इसमें जो है ये हुशामुद्दीन इबाज खिलजी को जो है पराजित करके जो है मार दिया, डाला, उसको हत्या कर दी जाती है। नसरुद्दीन महमूद को बंगाल का मुख्ता या गवर्नर बनाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, अपने पुत्र को ही। परंतु दुर्भाग्य जो है 1228 में जो उनकी मृत्यु हो जाती है, और नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद एक व्यक्ति होता है, उनका नाम होता है बलका खिलजी। और बलका खिलजी ने बंगाल की गद्दी पर जो है जबरदस्ती क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ऐसे में इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश में बलका खिलजी के विरुद्ध जो है अभियान किया, उसके विद्रोह को दबाया और उसकी जो हत्या कर दी, और एक बार पुनः बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया इनके प्रयासों से। तो सबसे पहले देखें कि अली मर्दान वहाँ का जो है गवर्नर था, लेकिन उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, और उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद हिशामुद्दीन इबाज खिलजी वहाँ के गवर्नर बनते हैं। इसने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और खुद को जो है सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश यहाँ की जो है अभियान करते हैं तो उनकी अधीनता फिर से स्वीकार कर लेते हैं, और वापस जाते ही खुद को फिर से जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। उस स्थिति में नासरुद्दीन महमूद के द्वारा फिर से जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, उनको पराजित किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, और इसके बाद नासरुद्दीन महमूद बंगाल के जो है गवर्नर बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 2 वर्ष के बाद ही, और उस स्थिति में बलका खिलजी ने जो है बंगाल पर फिर से जो कब्जा कर लिया, लेकिन इनको भी इल्तुतमिश के द्वारा जो है पराजित करके इनकी हत्या कर दी जाती है। चलिए आगे देखें थोड़ा सा और, कि 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा जो है रणथंबोर, और 1227 ईस्वी में जो है परमाणु की जो है राजधानी मंदौर पर जो है अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है कुबाचा के विरुद्ध जो है अभियान किया गया। 27-28 में कुबाचा के विरुद्ध अभियान किया गया, और कुबाचा ने अपने पुत्र अलाउद्दीन बहराम को संधि के प्रस्ताव के साथ जो है इल्तुतमिश के पास भेजा, और इल्तुतमिश ने कहा कि बिना शर्त जो है आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कुबाचा जो है डर गया, और कुबाचा जो है सिंधु नदी में डूबकर जो है आत्महत्या कर लेते हैं। या तो वो डूब जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो है यहाँ से कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा 1231 में ग्वालियर के शासक मंगलदेव, 1233 में चंदेल
और 1234 और 35 में उज्जैन और भिलसा के विरुद्ध अभियान भी जो है इल्तुतमिश का वो क्या रहता है, वो सफल रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, इसको दिमाग में रखिएगा। ये पूछा जाता है कि 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा अल मुस्तानसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिलअत एवं प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया। इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत एक वैध एवं स्वतंत्र राज्य का जो है इनको दर्जा प्राप्त हो गया। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग पढ़े पहले वाले जो है अध्याय में, अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको देखिए कि जो है सबसे पहला जो सुल्तान है तुर्क सुल्तान, वो कौन था? वो महमूद गजनबी। और उसको जो बगदाद के जो खलीफा हैं अल कादिर बिल्ला, उसने ये प्रमाण पत्र दिया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली के प्रथम जो है दिल्ली वास्तविक सुल्तान जिसको कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, इल्तुतमिश को जो है ये प्रमाण पत्र दिया गया बगदाद के ही खलीफा अल मुस्तानसिर बिल्ला के द्वारा। आगे देखें, इस स्वीकृति से इल्तुतमिश को सुल्तान का पद वंशानुगत बनाने और दिल्ली के सिंहासन पर अपने संतानों के अधिकार को सुरक्षित रखने में जो है मदद मिली। खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन यानी मुसलमानों का संरक्षक अपने आप को घोषित किया, उपाधि ली। इनके कार्य को देख लें थोड़ा सा जल्दी से। इनका जो कार्य है, इन्होंने 2 प्रकार का सिक्का जो है चलाया। एक चांदी का चलाया टांका, इसका वजन था 175 ग्रैम, और तांबे का चलाया जीतल। इनकी जो विशेषता थी, जो सिक्का था, उस सिक्के के ऊपर जो टकसाल जहां पर वो सिक्का बनता था, उस टकसाल का जो है नाम भी अंकित रहता था। साथ ही साथ इक्ता प्रथा और तुर्कान चलगानी हम लोग देख चुके हैं इसका गठन। इक्ता प्रथा क्या है? जब हम लोग जो है गुलाम वंश की शासन व्यवस्था को देखेंगे, वहां पर थोड़ा सा इसको डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। बस गवर्नरी जैसा चीज था, गवर्नर के जैसा चीज था, इसको हम लोग आगे देखेंगे। कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसको पूरा करवाया। शुरुआत करवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने निर्माण कार्य को पूरा करवाया। एक है म्यूजिया और एक है नासिरिया कॉलेज की स्थापना करवाई। और इसके समय में न्याय पाने वाले जो लोग हैं, लाल वस्त्र पहनकर जो है वो दरबार में जाते थे, सुल्तान के पास जाते थे, लोगों के बीच जाते थे। उनके दरबार में मिनहाज उस सिराज जो इतिहासकार हैं वो रहते थे, उनका संरक्षण प्राप्त था। साथ ही साथ मलिक दादुद्दीन भी जो है उनको उनका संरक्षण प्राप्त था। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।